बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीन, उसका तारुफ, उसकी हिस्ट्री और क्रोमोज़ोम पर इसकी मौजूदगी के हवाले से डिस्कशन का आगाज़ हो रहा है। और इनको हम पहले हिस्ट्री के हवाले से देखते हैं। सबसे पहले मेंडल ने देखे बगैर इसका नाम रख दिया था एलिमेंटीन। यानी आपके इल्म में है मेंडल जेनेटिक्स का बानी है, उसने जीन को देखा नहीं था, अलबत्ता उसके बिहेवियर के हिसाब से उसकी सारी तफसील बताई थी, प्रिडिक्ट किया था, जो बाद में सच साबित हुई। और उसने उसका नाम एलिमेंटीन रखा था, एलिमेंटीन्स। बाद के साइंसदानों ने इसी का नाम फैक्टर रखा। और फिर 1909 में विलहेल्म जॉनसन इंट्रोड्यूस द टर्म जीन। ये वो ग्रेट आदमी है जिसने जीन का नाम रखा था इसका। और इस तरह से आज हम जिसको जीन कह रहे हैं वो जिन मरहलों से गुज़र के आया उसका थोड़ा अंदाज़ा आपको हो गया। अब कंसेप्ट ऑफ जीन, जीन है क्या चीज़, इसको कई तरह से डिफ़ाइन या इसका तारुफ़ किया जाता है। मसलन जीन इज़ द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, ये भी कहा जाता है। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कहेंगे तो ये उसके फंक्शन का तारुफ है, काम क्या करता है वो है। जबकि और वाज़ह करने के लिए इसको कहा जाता है जीन इज़ अ पीस ऑफ डीएनए विच इनकोड्स अ प्रोटीन। डीएनए का एक ऐसा टुकड़ा जीन कहलाता है जो किसी प्रोटीन को इनकोड करता है। अब इनकोड का मतलब क्या है, ये बहुत ज़रूरी है। इनकोड का तर्जमा आप कह सकते हैं तशरीह करना, तफसील बताना, ट्रांसलेट करना वगैरह। लेकिन यहाँ पर इसका पर्टिकुलर मतलब ये है कि किसी प्रोटीन में अमाइनो एसिड कौन कौन से रखे जाएं, कितने अमाइनो एसिड रखे जाएं, उनकी तरतीब क्या होगी, ये सारा मिलकर इनकोडिंग कहलाता है। इसका मतलब जीन डीएनए के एक ऐसे टुकड़े को कहा जाता है जो किसी प्रोटीन में अमाइनो एसिड की तादाद, तरतीब और अक़साम का तयन करता है। यही वो तीन चीज़ें हैं जिससे प्रोटीन की खूबियाँ बनती हैं। तो प्रोटीन में खूबियाँ दरअसल जीन की वजह से होती हैं। इन अदर वर्ड्स, अ जीन इज़ कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। अब ये फिज़िकल उसकी स्ट्रक्चर का जिक्र हो रहा है। जीन दरअसल न्यूक्लियोटाइड की एक तरतीब का नाम है, सीक्वेंस का नाम है, ऑफ अ शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए तो किसी क्रोमोसोम में बहुत बड़ा होता है और वो न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। उन न्यूक्लियोटाइड का मुसलसल उस एक बड़े मॉलिक्यूल के एक सेगमेंट का नाम जीन है। तो जीन को कट के अलग से पाई जाने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि डीएनए जो मुसलसल एक बड़ा मॉलिक्यूल है उसका एक छोटा सा वो पोर्शन जो किसी ख़ास प्रोटीन में अमाइनो एसिड की तरतीब, तादाद और अक़साम रखवाने का ज़िम्मेदार हो, उसको जीन कहा जाता है। अ शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए विच इनकोड्स द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोटीन। ये था जी जीन का तारुफ। यकीन है आपको अब नहीं भूलेंगे कि जीन क्या है, अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई मसला हो तो आप बाद में पूछ सकते हैं। उसके बाद है लोकेशन, ये जीन कहाँ पाया जाता है। द सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर फाउंड इन क्रोमोसोम्स और जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स। देखें, हम मॉर्फोलॉजी ऑफ जीन में आपको क्रोमोसोम में बताएंगे। ये क्रोमोसोम है और इसको आप समझ लें कि होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, पेयर है। और आपके इल्म में ये बात भी है कि एक क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बनता है। डीएनए इस तरह से है और प्रोटीन इसमें यूँ मौजूद है, हिस्टोन्स बनते हैं, ये डीएनए है। तो अब जीन यानी इस क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए एक बहुत ही बड़ा मॉलिक्यूल है जो मुसलसल है, एक ही पीस है। अब उस एक बड़े पीस का छोटा सा पोर्शन यहाँ जो डीएनए पाया जाता है वो,
और इसके सामने इसके पार्टनर पर यहाँ जो डीएनए पाया जाता है वो, ये दोनों मिलकर जीन कहलाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जीन एक्चुअली डीएनए का एक पीस नहीं है, ये डीएनए के दो पीसेस हैं जो एक होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर के एक ही नुक्ते पर आमने सामने पाए जाते हैं। द सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर फाउंड इन क्रोमोसोम्स और जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स। ये जीन्स क्रोमोसोम पर मौजूद होते हैं, जैसे मैंने इधर बताया आपको ये क्रोमोसोम पर कैसे हैं ये। A particular point on the chromosome where a gene is located is called locus। जिस नुक्ते पर ये जीन पाया जाता है उस नुक्ते को लोकस कहते हैं। लोकस की जमा लोसाई है। इसका मतलब एक क्रोमोसोम के ऊपर एक जीन नहीं होगा, सीरीज में, जिनको लीनियर अरेंजमेंट भी कहते हैं, लाइन में जीन्स पड़े हुए होंगे क्रोमोसोम के ऊपर ये, और हर जीन की जो जगह है उसको लोकस कहा जाता है। ये हमेशा इसी जगह पर पाए जाएंगे। हर जीन की पोजीशन क्रोमोसोम के ऊपर फिक्स है, उस पोजीशन को, उस एग्जैक्ट पॉइंट को लोकस कहते हैं, और लोकस की जमा लोसाई है। द टू क्रोमोसोम्स मेकिंग अप अ मेज्ड पेयर आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ये जो जिक्र हुआ है क्रोमोसोम्स का एक ऐसा जोड़ा जो एक जैसे हों, सिमिलर हों, लेकिन आइडेंटिकल होना ज़रूरी नहीं है, उनको होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं, बिकॉज बोथ कैरी जीन्स कंट्रोलिंग द सेम ट्रेट। अब इनको होमोलोगस इसलिए भी कहा जाता है, मैंने जैसे कहा, एक जीन के दो पीसेस हैं या दो पार्ट्स हैं जिनको इंडिविजुअली एलील कहते हैं, दोनों को मिलाकर जीन कहते हैं। तो एक जीन की एक एलील एक होमोलोगस पार्टनर पर होती है और उसी जीन की दूसरी एलील उसी के होमोलोगस पार्टनर के ऊपर पाई जाती है। ये इसका मतलब जूतों के पैर की तरह है। दो जूते इंसान पहनता है, दोनों एक ही पैर में नहीं पहनता है। दो जूते दोनों पैरों में पहने जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से ये जीन्स भी लोकेटेड होते हैं। और अब ये जो जीन का थोड़ा सा कंसेप्ट हमें और क्लियर हो गया होगा। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि जीन दरअसल एक पीस ऑफ डीएनए नहीं है, दो पीसेस ऑफ डीएनए हैं जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर पर पाए जाते हैं। उसके बाद है इनफैक्ट अ जीन कंसिस्ट्स ऑफ टू पीसेस ऑफ डीएनए। ये जो हमने अभी डिस्कस किया वही है, दो पीसेस ऑफ डीएनए पर मुश्तमिल है ये। और वन ऑफ देम लोकेटेड ऑन वन होमोलोगस पार्टनर एंड द अदर ऑन द अदर मेंबर ऑफ द होमोलोगस पार्टनर। ये होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है और एक जीन का एक हिस्सा एक पार्टनर पर है, दूसरा हिस्सा दूसरे पार्टनर पर है। ये बिल्कुल एक ही पोजीशन पर होते हैं। जिस तरह एक सीढ़ी है, समझो, ये इस सीढ़ी के बीच में ये पायदान है, तो पायदान के दोनों सिरे जो दो डंडे हैं जिन पर सीढ़ी बनती है, उनके बिल्कुल आमने सामने हो तो सीढ़ी सही बनेगी, अदरवाइज सीढ़ी खराब हो जाएगी। तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम को भी आप थोड़ी देर के लिए एक सीढ़ी समझ लें और जीन्स को उस सीढ़ी के पायदान की तरह समझ लें, बिल्कुल आमने सामने है। अच्छा, अब ईच पार्टनर ऑफ द जीन इज कॉल्ड एलील। जैसे मैंने कहा, ये दोनों मिलकर तो जीन है, इनके एक एक मेंबर को एलील कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि वन जीन कंसिस्ट्स ऑफ टू एलील्स। अब ये एलील्स को डिफाइन कैसे करते हैं? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन। एक जीन की मुतबादिल शक्ल, दूसरे अल्फाज में एक सिक्का है और उस सिक्के के दो रुख होते हैं। एक रुख का तो सिक्का हो ही नहीं सकता है, दो रुख, हेड एंड टेल फर्ज कर लें। इसी तरह एक जीन के भी दो रुख हैं, यानी दो एलील्स। अब ये दोनों एलील्स एक जैसी भी हो सकती हैं, डिफरेंट भी हो सकती हैं। अगर एक जैसी हो तो होमोजाइगस एलील्स कहलाती हैं। अगर वो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो तो हेटेरोजाइगस एलील्स कहते हैं। ये अलग डिस्कशन है जो हमने गालिबन मेंडल के लॉज को डिस्कस करते वक्त किया है। इसके बाद है जीन लिंकेज। ये बहुत अच्छी तरह समझना। एक क्रोमोसोम का ये जोड़ा है, फर्ज कर लें होमोलोगस क्रोमोसोम का जोड़ा है,
तो क्रोमोसोम तो साइज में काफ़ी बड़ा है और तादाद में कम है, जबकि जीन्स साइज में बहुत छोटे हैं, तादाद में बहुत ज़्यादा है, और ये दोनों एक दूसरे के लाजिम व मलजूम हैं। तो बहुत लंबी चौड़ी डिस्कशन और एक्सपेरिमेंट्स के बाद ये मालूम किया गया है जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स। और फ़र्ज़ करें क्योंकि क्रोमोसोम बड़े हैं और तादाद में कम हैं, जीन छोटे हैं और तादाद में ज़्यादा है, इसलिए एक क्रोमोसोम पर कई जीन्स जुड़े होंगे। मसलन इस क्रोमोसोम के ऊपर ये जीन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6, तो ये सारे तो एक साथ हुए। ऐसे जीन्स को which are located on the same chromosome are called linked genes। तो इधर भी हमने यही लिखा है, genes are far more in number and very small in size than chromosomes। यानी जीन्स क्रोमोसोम के मुकाबले में तादाद में बहुत ज़्यादा और साइज़ में बहुत छोटे होते हैं। Therefore many genes are located on the सेम क्रोमोसोम, इसलिए एक ही क्रोमोसोम पर कई जीन्स लगे हो सकते हैं। कितने जीन्स, ये डिपेंड करता है क्रोमोसोम के साइज़ के ऊपर। जितना क्रोमोसोम बड़ा होगा उतने जीन्स उसके ऊपर ज़्यादा होंगे। ऑल द जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम एंड टेंड टू बी इनहेरिटेड टुगेदर इन जेनेटिक क्रॉसेस आर कॉल्ड लिंक्ड जीन्स। यानी वो तमाम जीन्स जो एक ही क्रोमोसोम पर मौजूद हों और जो एक साथ इनहेरिट होते हों, एक साथ एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होते हों, उनको लिंक्ड जीन्स कहा जाता है। एक साथ क्यों? क्योंकि जब गैमीट बनते हैं तो गैमीट के अंदर जीन्स नहीं जाते बल्कि क्रोमोसोम्स चले जाते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम के पार्टनर में से एक पार्टनर एक गैमीट में चला जाता है, दूसरा पार्टनर दूसरे गैमीट में चला जाता है। तो जब ये क्रोमोसोम गैमीट में चला गया तो उस क्रोमोसोम के ऊपर जितने जीन्स हैं वो सारे जीन्स भी साथ लेकर जाएगा। तो एक साथ इन ब्लॉक इनहेरिटेंस भी कहते हैं इसको। ये हो गया जी। इसके बाद है द फिनोमेना ऑफ स्टेइंग टुगेदर ऑफ मोर देन वन जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम इज कॉल्ड जीन लिंकेज। एक ही क्रोमोसोम के साथ बहुत सारों के अटैच रहने को जीन लिंकेज कहा जाता है। लिंक्ड जीन्स अलग है, जीन लिंकेज अलग ग्रुप है, अलग मसला है। लिंक्ड जीन्स का मतलब है वो जीन जो एक साथ हैं और इन सब के इकट्ठा रहने से जो ग्रुप बनता है वो लिंकेज ग्रुप कहलाता है या जीन लिंकेज कहा जाता है इसको। अब जीन लिंकेज किसी सेल में कितने होंगे, इसका दारोमदार है उस सेल के अंदर कितने होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। तो जितने पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स उतने ही लिंकेज ग्रुप्स। अब ऑटोसोमल लिंकेज एंड सेक्स लिंकेज, ये इसलिए फर्ज करें इंसान के एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं और वो क्रोमोसोम्स इस तरह से पेयर में हैं, कोई यूं है कोई यूं है, कैरियोटाइपिंग कहलाती है ये क्रोमोसोम्स दो तरह के हैं। ऑल दीज आर क्रोमोसोम्स और देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम्स। ऑटोसोम्स मसलन इंसान की बात करें 23 जोड़े क्रोमोसोम्स हैं, उसमें से 22 जोड़े ऑटोसोम्स हैं और एक जोड़ा सेक्स क्रोमोसोम है। तो वो तमाम जीन्स जो 22 में से किसी न किसी ऑटोसोम पर मौजूद हों उनको ऑटोसोमल लिंकेज कहा जाता है। All the genes located on the autosomes are called autosomal linkage, sex linkage. If the linked genes are located on the sex chromosome, such a linkage is called sex linkage. There are three types of sex linkages.
क्योंकि ऑटोसोम कमोबेश एक जैसे हैं, अलबत्ता उनके नंबर के लिहाज से लिंकेज नंबर 1 उसको कहा जाएगा जिसमें बहुत सारे जीन्स क्रोमोसोम के पेयर नंबर 1 के साथ होगा। लिंकेज 2 इसी तरह से चलेगा। लेकिन जो एक्स लिंक्ड है, सेक्स लिंक्ड है, ये सेक्स लिंक्ड 3 तरह का होगा। एक होगा ये एक्स लिंक्ड, दूसरा होगा वाई लिंक्ड, तीसरा होगा एक्स वाई लिंक्ड। ये क्यों होगा? इसकी वजह है, इसकी वजह यह है कि एक्स क्रोमोसोम ये है फर्ज कर लें और वाई क्रोमोसोम ये है। इन दोनों के साइज में फ़र्क है, बहुत अच्छी तरह जहन में रखना। साइज में फ़र्क है तो इस एरिया को, ये लाइन जो मैंने ड्रॉ की रेड वाली, इससे ऊपर इसको हम सरसरी समझने के लिए नॉन पेयरिंग रीजन कहते हैं, नॉन पेयरिंग रीजन। जबकि इससे नीचे वाला ये रीजन है जिसको पेयरिंग रीजन कहा जाता है, पेयरिंग रीजन। अब ये नॉन पेयरिंग क्यों कहते हैं? इसकी वजह है, ज़रा तवज्जो। उसकी वजह यह है कि ये एक्स क्रोमोसोम है और ये वाई क्रोमोसोम है। एक्स क्रोमोसोम पर यहाँ जितने जीन्स हैं उनके सामने वाई पर इन जीन्स की मुतबादिल एलील नहीं है। एक तो ये है कि ये एरिया है जिसके सामने तो वाई का वजूद ही नहीं है ही नहीं, कोई है ही नहीं वाई। इसलिए ये इस एरिया में जितने जीन्स होंगे वो सिंगल एलील पर मुश्तमिल होंगे। तो ये सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पर पाए गए, इसलिए इनको कहा जाएगा एक्स लिंक्ड या एक्स लिंकेज। जबकि इससे निचले रीजन में ये एरिया वो है जहाँ पर वाई पर कोई और किसी और ट्रेट की एलील है, एक्स पर किसी और ट्रेट की एलील है। देखने में ये आमने सामने है, यानी किसी शख्स ने जूते तो पहने हैं लेकिन वो जूता पेयर नहीं है। उसके एक पाँव में जूता किसी और शक्ल का है, दूसरे पाँव में किसी और शक्ल का है, तो उस जूते को पेयर नहीं कह सकते। बिल्कुल इसी तरह इस रीजन में यहाँ जितने जीन्स हैं उनको भी एक्स लिंक्ड कहा जाएगा, यहाँ जितने हैं उनको वाई लिंक्ड कहा जाएगा। तो इसका मतलब ये एरिया वो है, इनको सिर्फ एक्स लिंक्ड कहेंगे, जबकि इस रीजन को हम सिर्फ वाई लिंक्ड कहेंगे। और इस रीजन में यहां जितने होंगे उनको एक्स वाई कहेंगे। एक्स वाई इसलिए कि एक ही जीन की एक एलील वाई क्रोमोसोम पर है, एक्स क्रोमोसोम पर है, और दूसरी एलील वाई क्रोमोसोम पर है। तो इस तरह से जो सेक्स लिंकेज है वो 3 तरह की हुई। एक्स लिंक्ड वो हैं जो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पर हैं, उनकी एलील्स वाई पर नहीं है। वाई लिंक्ड वो हैं जो सिर्फ वाई क्रोमोसोम पर हैं और उनकी एलील्स एक्स पर नहीं है। इसी तरह एक्स वाई लिंक्ड वो हैं जिनकी एक एलील एक्स क्रोमोसोम पर, दूसरी एलील वाई क्रोमोसोम पर है। इसलिए ऐसे जीन्स को एक्स वाई लिंक्ड या सूडो ऑटोसोमल लिंकेज कहा जाता है, क्योंकि वो हैं तो एक्स क्रोमोसोम पर लेकिन बिहेव ऑटोसोम की तरह से करते हैं। अब लिंकेज ग्रुप, जैसे पहले कहा था, ऑल द लिंक्ड जीन्स फाउंड ऑन द सेम होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम फॉर्म अ ग्रुप टर्म्ड एज लिंकेज ग्रुप। एक ही क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले तमाम जीन्स को मिलाकर लिंकेज ग्रुप कहा जाता है। नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स in a cell or organism depend on the number of homologous chromosomes. E.g. in humans there are 23 linkage groups. ये मैंने पहले भी आपसे शेयर किया था, इसलिए यहाँ मैं थोड़ा सा शॉर्ट किया। यानी मैं कह ये रहा हूँ कि लिंकेज ग्रुप्स होमोलोगस क्रोमोसोम पर होते हैं, तो जितने होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे उतने ही लिंकेज ग्रुप्स होंगे। तो इंसान में 23 होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, इसलिए 23 लिंकेज ग्रुप्स होंगे। किसी और जानदार में मसलन ड्रोसोफिला के अंदर 8 टोटल क्रोमोसोम हैं तो 4 लिंकेज ग्रुप्स हैं।
इसलिए 4 होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, इसलिए 4 लिंकेज ग्रुप्स हैं। अब लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, all the linked genes tend to be inherited together या in block inheritance है, लिहाजा in the offspring, so they do not show recombination and do not assort independently in the offspring. In other words, linked genes do not obey Mendel's second law or law of independent assortment. क्योंकि मैंने पहले कहा था क्रोमोसोम्स गैमीट्स के अंदर इंडिविजुअल जीन्स अलग अलग नहीं जाते बल्कि क्रोमोसोम्स चले जाते हैं, और जब एक क्रोमोसोम चला जाएगा तो उसके साथ जितने अटैच्ड जीन्स होंगे वो सारे चले जाएंगे, और इसी वजह से ये जीन्स एक दूसरे से अलग नहीं हो पाएंगे। तो इस कंडीशन का मतलब ये है कि लिंक्ड जीन्स डू नॉट ओबे मेंडल्स सेकंड लॉ। मेंडल सेकंड लॉ क्या कहता है? मेंडल सेकंड लॉ ये कहता है कि एक साथ रहने वाली ट्रेट्स की एलील्स गैमीट बनते वक्त इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो सकती हैं, लेकिन ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं हो सकते क्योंकि ये सारे आपस में जुड़े हुए हैं। क्योंकि लिंक जीन इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं हो सकते, इसलिए इनके अलग होने का इम्कान नहीं है। जब ये अलग नहीं होंगे तो मेंडल का सेकंड लॉ तो गलत हुआ, लेकिन सेकंड लॉ गलत नहीं है, उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हुई। मॉडिफिकेशन ये हुई कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज ओबेड बाय द जीन्स विच आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स। अब एक और सवाल है कि क्या लिंक जीन्स के अलग होने का कोई चांस नहीं है? तो चांस है, लेकिन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जितना बहुत ज़्यादा चांस नहीं है, बहुत कम चांस है। और ये चांस तब मुमकिन हो सकता है जब क्रॉसिंग ओवर हो जाए। और क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, फ़र्ज़ करें इस जीन का ये टुकड़ा कट गया और क्रोमोसोम का ये टुकड़ा कट के इसका ये टुकड़ा उसके साथ जुड़ जाता है, उसका टुकड़ा इसके साथ जुड़ जाता है। इस तरह से जब ये टुकड़े आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे तो इन टुकड़ों के एक्सचेंज के नतीजे में एक नई कॉम्बिनेशन वजूद में आती है, और वो नई कॉम्बिनेशन एक तरह से रिकम्बिनेशन हुई है, क्रॉसिंग ओवर हुआ है। तो क्रॉसिंग ओवर ही वाहिद चांस है जिसके ज़रिए लिंक जीन्स को एक दूसरे से अलग किया जा सकता है, अदरवाइज इनके अलग होने का कोई चांस नहीं है। अब क्रॉसिंग ओवर क्या है? एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मियोसिस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। ये डेफिनेशन है, इसको अच्छी तरह समझ लें। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है, ये इसका दूसरा पार्टनर क्रोमोसोम है। आम हालात में तो ये विजिबल ही नहीं होते, न इस तरह पेयर बनते। सेल डिवीज़न से पहले पहले इन दोनों ने अपनी कॉपियां बना ली। ये इस तरह से था, इसने अपनी हूबहू कॉपी बना ली, और ये दोनों आपस में ये जो सेंट्रोमेयर था इसकी मदद से जुड़ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेल डिवीजन के वक्त एक जीन, एक क्रोमोसोम दो क्रोमेटिड्स पर मुश्तमिल होता है। सेल डिवीजन के वक्त हर क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड्स पर मुश्तमिल होता है। इसमें से ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाती है, सिस्टर क्रोमेटिड्स। जबकि ये दोनों और ये दोनों आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाती है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। दूसरी अहम बात ये याद रखें, इनके ऊपर जीन्स इस तरह से लगे हुए, ये जीन्स हैं।
अब क्रॉसिंग ओवर की डेफिनेशन देखें दोबारा। एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। ये एक्सचेंज होता कैसे है? सबसे पहले दोनों क्रोमोसोम्स की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में फिजिकल कांटेक्ट पॉइंट्स बनाती हैं इस तरह से। ये फिजिकल कांटेक्ट पॉइंट है जिसको आप क्याज़मेटा कहते हैं। अब ये क्याज़मेटा कितने बनेंगे ये डिपेंड करता है क्रोमोसोम के साइज के ऊपर। क्याज़मेटा बनने के बाद अब एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स होगा। ये फ़र्ज़ करें, इनको मैं याद दहानी के लिए नाम देता हूँ। इसका नाम हमने रखा 1, इसका रखा 2, इसका रखा 3, इसका रखा 4। तो ये क्या है? 1, 2, 3 और ये 4 1 है। इसी तरह एज इट इज़, इसमें कोई फ़र्क नहीं आया। जो 2 थी इसका ये टुकड़ा 3 से आया है और ये टुकड़ा भी 3 से आया है। ये दोनों टुकड़े 3 से आए। दिस इज 2। इसी तरह का हाल इधर भी हुआ है। ये 3 है, ये 4 है। 3 का ये टुकड़ा 2 से आया है, ये टुकड़ा भी 2 से आया है। 4 के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब जब ये अलग हुई एक दूसरे से, गैमीट बनेंगे, तो एक गैमीट में क्रोमेटिड नंबर 1 चली जाएगी, दूसरे गैमीट में क्रोमेटिड नंबर 2 चली जाएगी, जिसके 2 टुकड़े इसको क्रोमेटिड नंबर 3 से मिले हैं। तीसरा गैमीट वो होगा जिसमें क्रोमेटिड नंबर 3 चली जाएगी और 3 के ये दोनों एंड्स 2 से मिले हैं, और चौथा गैमीट वो होगा जिसमें क्रोमेटिड नंबर 4 चली जाएगी। इसमें कोई फर्क नहीं आया। तो अब यहाँ पर हुआ क्या? अगर ये क्रॉसिंग ओवर ना होती, तो क्रॉसिंग ओवर नहीं होती तो सिर्फ 2 तरह के गैमीट्स बनने थे। गैमीट 4 होते लेकिन अक़साम 2 होती। एक गैमीट वो होता है जिसमें क्रोमेटिड नंबर 1 चली जाती, दूसरा वो होता है जिसमें क्रोमेटिड नंबर 2 चली जाती, और तीसरा वो होता है जिसमें क्रोमेटिड नंबर 3, चौथा वो होता है जिसमें क्रोमेटिड नंबर 4। नई कम्बिनेशन तो आती नहीं, ये दोनों एक जैसी होती, बल्कि मुझे कलर भी एक जैसा इस्तेमाल करना चाहिए था ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ये 1 और 2 एक जैसी हैं, और 3 और 4 एक जैसी हैं, लेकिन क्रॉसिंग ओवर की वजह से 4 पॉसिबिलिटीज़ बनी। तो ये है जी क्रॉसिंग ओवर। अब क्रॉसिंग ओवर के फ़ायदे क्या हैं, क्यों होता है ये? इस क्रॉसिंग ओवर की वजह से नई कम्बिनेशन बनने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। ये जो 1, 2, 3 इधर लिखा है, ये नई कम्बिनेशन है। इस नई कम्बिनेशन से जो अफराद पैदा होते हैं उनको वेरिएशन कहते हैं, और वेरिएशन की डेफिनेशन सिंपली ये है, स्मॉलर डिफरेंसेस अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज, दीज आर कॉल्ड वेरिएशंस। और वेरिएशन से क्या फ़ायदा होता है ये देखें। क्रॉसिंग ओवर प्रोवाइड्स चांसेस फॉर रीशफलिंग ऑफ जीन्स, मिक्सिंग हुई, एलील्स मिक्स हुई हैं, और फॉर्मेशन ऑफ न्यू कम्बिनेशंस ऑफ एलील। इसकी वजह से नई फॉर्मेशन या नई कम्बिनेशन वजूद में आई हैं। दीज न्यू कम्बिनेशंस प्रोवाइड चांसेस ऑफ वेरिएशंस, एंड वेरिएशंस प्रोवाइड बेसिस फॉर एवोल्यूशन। ये एवोल्यूशन के लिए बुनियाद फराहम करते हैं। एवोल्यूशन का मतलब क्या है?
वो एक अलग कहानी, अलग डिस्कशन है। इस वक्त ये याद रखना, आसान अल्फाज में क्रॉसिंग ओवर का फ़ायदा ये है कि इसकी वजह से हर जानदार की अगली नस्ल पहली नस्ल से थोड़ी सी मुख्तलिफ हो जाती है, और ये इख्तलाफ या ये वेरिएशन उस नए जानदार को या उस जानदार को, उस नस्ल के अफराद को नए या तब्दील शुदा माहौल में एडाप्ट या एडजस्ट होने में मददगार साबित होती है। ये क्रॉसिंग ओवर का फ़ायदा है, और यहाँ रेडीमेड दिखाने की कोशिश की गई है। ये एक होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, और इस होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम में क्रॉसिंग ओवर कैसे हुआ है ये आपको अंदाज़ा हो गया। तो मैकेनिज़्म था ये इसका। और परसेंटेज ये बहुत ज़रूरी है। परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर कितनी होगी, तो ये याद रखना है कि जीन तो इस तरह से है ना, एक ही क्रोमोसोम के ऊपर जितने कोई जीन आपस में करीब होंगे उनके क्रॉसिंग ओवर के ज़रिए अलग होने का चांस बहुत कम होगा तो सही 1% होगा। लेकिन अगर जीन फ़र्ज़ करें एक इधर है एक दूसरे एंड पर है, तो इनका क्रॉसिंग ओवर के ज़रिए अलग होने का चांस बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही क्रोमोसोम पर अगर जीन्स यूं लगे हुए हैं सीरीज़ में, तो जितना दो जीन्स के दरमियान डिस्टेंस कम होगा उनके अलग होने का, क्रॉसिंग ओवर के ज़रिए अलग होने का चांस कम हो जाएगा। जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा वो चांस ज़्यादा होगा। तो इसको परसेंटेज में देखा जाए तो इन दोनों के दरमियान जो कंजक्टिव है, मसलन हम इसको यूँ नंबरिंग करते हैं, ये जीन नंबर 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। तो हम ये कह सकते हैं क्रॉसिंग ओवर के ज़रिए अलग होने के चांसेस 1 और 2 के दरमियान सिर्फ 1% है। इसके बरक्स 1 और 8 के दरमियान 100% है, क्योंकि ये एक एंड पर है, ये दूसरे एंड पर है। इन दोनों ने अलग होना ही होना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो जीन्स करीब तरीन रहते हैं एक दूसरे के, उनको टाइटली लिंक्ड जीन्स कहते हैं। इनके क्रॉसिंग ओवर के ज़रिए भी अलग होने के चांसेस बहुत कम हैं, जबकि इनके मुकाबले में जो दूर दूर रहते हैं उनका एक दूसरे से अलग होने का इम्कान ज़्यादा है। तो यूँ समझो एक ही क्रोमोसोम पर जितने जीन्स जुड़े हुए हैं उन सब के क्रॉसिंग ओवर के ज़रिए एक दूसरे से अलग होने के चांसेस इक्वल नहीं हैं। इनको रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसीज़ कहा जा सकता है। और इसके बाद इसको मैं यहाँ रोक के अब यहाँ से आगे एक और डिस्कशन करेंगे, वो है क्रोमोसोमल एबरेशन। एबरेशन का मतलब है चेंज, तब्दीली, बल्कि इसको म्यूटेशन भी कहते हैं। म्यूटेशन का मतलब भी यही है कमोबेश, कि चेंज इन जेनेटिक मटेरियल आइदर स्पॉन्टेनियस आर इंड्यूस्ड। स्पॉन्टेनियस का मतलब है जो खुद ब खुद हो जाए, इंड्यूस का मतलब है इंसान खुद करे। तो मैं मुख्तसरन इसको यूँ बता दूँ, फ़र्ज़ करें ये एक क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम में चेंजेस कितनी तरह के आ सकते हैं, बड़े पैमाने पर भी आ सकते हैं। मसलन पूरा एक क्रोमोसोम कम हो गया, ये चेंज है। मिसिंग क्रोमोसोम, नॉन डिसजंक्शन, ये मियोसिस में गलती की वजह से होता है। या एक क्रोमोसोम इजाफी आ गया, या फिर ऐसा हुआ कि एक क्रोमोसोम का एक छोटा सा हिस्सा कट कर अलग हो गया, और अलग होने वाला ये हिस्सा किसी और क्रोमोसोम के साथ जाकर अटैच हो गया इधर। तो अब ये दो नाम हो गए, इसमें भी तब्दीली आई, इसको कहा जाएगा डिलीशन, यहाँ से डिलीट हो गया है। इसमें भी तब्दीली आई, इसको कहते हैं एडिशन। तो क्रोमोसोमल एबरेशन में भी डिलीशन और एडिशन। इसी तरह एक कंडीशन ये भी हो सकती है जो अभी हमने पढ़ा क्रॉसिंग ओवर में, कि दो क्रोमोसोम साथ साथ थे, किसी भी वजह से एक का एक छोटा सा हिस्सा कट गया, और कटा हुआ ये हिस्सा इस दूसरे के पास आ गया। दोनों ने तबादला किया ना, उसका हिस्सा इधर आके अटैच हो गया और इसका हिस्सा
उसके साथ जाकर अटैच हुआ। तो ये एक तरह का एक्सचेंज हुआ है। इसको सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये हुआ कि क्रोमोसोमल एबरेशन में भी डिलीशन, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन। और सब्स्टिट्यूशन की एक और टाइप भी है। सब्स्टिट्यूशन ये भी है कि इसका ये टुकड़ा यहां से कटा, फर्ज कर ले, यहां से कट के ये आके ये कटा हुआ हिस्सा है, इधर बीच में ये शामिल हो गया, तो एक हिस्सा यहां से उसी क्रोमोसोम की दूसरी जगह ऐड हो गया। ये भी सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। तो सब्स्टिट्यूशन से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। अलबत्ता एडिशन और डिलीशन से इसमें बहुत सारा फ़र्क आ सकता है। तो ये था आज का डिस्कशन। इसके साथ थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह करे कि हमने जो समझाने की कोशिश की है वो समझ में आ गया होगा, और इसको मज़ीद समझने के लिए आपको बुक को ज़रूर पढ़ना होगा, और बुक पढ़े बगैर कुछ भी समझाना जा सकता है। सो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।